बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। मुकेश कुमार चावला या मुकेश कुमार बंसारी, दोबारा सवाल उठ गए। दरखास्त गुजार का कहना है कि किसी और के नाम से डिग्री बनवाकर इस्तेमाल करना भी जुर्म है। इससे कबल अदालत आलिया की बेंच से बाबत इलेक्शन अपील नंबर 62/2007 में भी हकायक मुकेश कुमार चावला के खिलाफ थे, मगर कानूनी पेचीदगियों की वजह से अपील खारिज कर दी गई थी। कराची में मुर्दे भी शराब पीने लगे। शहर भर के शराब खानों में अक़लियती मुर्दा अफराद के शनाख्ती कार्ड्स पर मुसलमानों को शराब की फरोख्त जारी। काका किशन चंद उर्फ काका केशु, बेटा लक्ष्मण, इंदर महाराज और दीगर बड़े शराब खानों के मालिक सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई बन गई। सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला के लाडले अफसर वहीद शेख मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट कराची और हैदराबाद के बादशाह बन बैठे। वहीद शेख के पास बैक वक्त 5 चार्ज हैं। कराची और हैदराबाद के एडमिन के मामलात भी वहीद शेख चलाने लगे। कराची के इलाके डिफेंस में 2 बच्चों की हलाकत का मामला। तहकीकाती अफसर ने शहरियों से तफ्तीश में ताउन की अपील कर दी। तहकीकाती अफसर आमिर अल्ताफ कहते हैं, एरिज़ोना ग्रिल चंकी मंकी में खाने वाले शहरी हमें उनकी कारकर्दगी के बारे में आगाह करें। वाज़ेह रहे कि एरिज़ोना ग्रिल के मालिकान के मजीद 3 रेस्टोरेंट मंजर आम पर आ चुके हैं। इस कंपनी के रेस्टोरेंट में मुज़र सेहत 4 साल पुराना गोश्त बरामद होने के बावजूद भी सिंध फूड अथॉरिटी मालिकान के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज़ां है। कराची में कस्टम इंटेलिजेंस की जाली फोर्स का इंकिशाफ। कस्टम अफसरान ने मुबैना तौर पर जाली एहलकारों को शहर भर में फैला दिया। जाली फोर्स में शामिल शहजाद और जुनेद मेमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर आला हुक्काम इन एक्शन, गिरफ्तारी से रोक दिया। जराए का कहना है, शहजाद की गिरफ्तारी से स्मगलिंग में मुलविस कस्टम के आला अफसरान के नाम अयां हो जाते, जिसके बाइस इन मुजरिमान को कस्टम अफसरान बचाने के लिए मैदान में आ गए। कराची के इलाके खालिद बिन वलीद रोड पर कायम नूरानी कबाब हाउस को अदालती अहकामात के बाद दोबारा सील कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज SPA के अफसर की जानिब से नोटिफिकेशन के बाद इसे डी सील किया गया था। मेट्रो 1 न्यूज ने गुज़िश्ता रोज डी सील करने के हवाले से खबर नशर की, जिसके बाद अदालती अहकामात मिलने के बाद रेस्टोरेंट को दोबारा सील कर दिया गया। ये व्यूअर्स स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले बात करते हैं सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला के हवाले से, जिनके हवाले से अब सिंध हाई कोर्ट में केस की आज समाअत की गई और ये सवाल दोबारा उठने लगा कि क्या जो डिग्री मुकेश कुमार चावला के पास है वो मुकेश कुमार चावला की है या वो मुकेश कुमार बंसारी की है, जो कि ठट्टा के रिहायशी हैं। और नाज़रीन, ये जो अपील अब जो यानी दायर की गई है सिंध हाई कोर्ट में, इससे कबल भी ऐसे ही एक अपील दायर की गई थी 2007 में, जिसका नंबर था इलेक्शन अपील नंबर 62/2007। और हम आपको स्क्रीन पे दिखाना भी चाहेंगे कि इस अपील में एक जजमेंट आया था और ये जजमेंट जो हमारे जज साहिबान हैं मिस्टर जस्टिस नदीम अजहर सिद्दीकी और मिस्टर जस्टिस डॉक्टर राना मोहम्मद शमीम ने ये जजमेंट दिया था। और इस जो जजमेंट आया था इसमें ये कहा गया था कि हालांकि हक़ाइक़ जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं, यानी कि मुकेश कुमार चावला ये बात साबित करने से कासिर रहे कि आया उन्होंने नाम में तब्दीली की एप्लीकेशन दी, उन्होंने किस तरह से हैदराबाद बोर्ड में, इंटरमीडिएट बोर्ड और सेकेंडरी बोर्ड में एप्लीकेशन दे के मुकेश कुमार बंसारी की जगह चावला नाम ऐड कराया। इसके अलावा ठट्टा जहाँ के वो रिहायशी हैं जो बंसारी साहब हैं, जिनकी असल डिग्री है, उसको किस तरह चेंज कराया गया। ये तमाम हक़ाइक़ हाई कोर्ट की इलेक्शन अपील नंबर 62/2007 में मौजूद थे, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से, क्योंकि जो दरख्वास्त गुजार थे इस अपील में वो ना तो मुकेश कुमार बंसारी थे, ना वो अपोनेंट थे मुकेश कुमार चावला की, यानी इलेक्शन ये अक़लियती सीट पे जो इलेक्ट हुए थे तो उसमें ना वो अपोनेंट थे और ना ही वो यानी कि जो मुकेश कुमार बंसारी हैं ये वो थे। इस एक तो ये बाइस बनी
कि ये जो एप्लीकेशन थी इलेक्शन अपील ये खारिज हुई। इसके अलावा दूसरी बात ये कही गई कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से मुकेश कुमार चावला को चूँकि कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया, यानी इज़हार वजूह का कोई नोटिस नहीं दिया गया, इसलिए ये अपील खारिज हो गई। हालांकि इस अपील में जो हम आपके सामने चला भी रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो पिछले जजमेंट है वो अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियर कट ये बात लिखी हुई है कि हक़ाइक़ जो साबित हुए वो मुकेश कुमार चावला के ख़िलाफ़ थे और मुकेश कुमार चावला की जानिब से वो उन हक़ाइक़ को प्रूफ नहीं किया जा सका, लेकिन फिर भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे और कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से ये अपील खारिज कर दी गई थी। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जीएम गोपांग, मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदा हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज जो सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई है उसका क्या माजरा था, क्या अहवाल था। जी अस्सलाम वालेकुम जीएम गोपांग, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है मुझे जी। आज एक समाअत जो है अब्दुल करीम सोलंकी की जानिब से एक जो दरख्वास्त दी गई थी, उससे ये तीसरी समाअत थी आज। दरअसल इस पे नोटिस जारी हो चुके थे। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि जिस वक्त ये केस आया पुतक हुआ और उसी वक्त जो है बोर्ड जो है आज डिस्चार्ज किए जा चुके थे, मगर जो मुख्तसरन इसकी कार्रवाई थी उसमें नोटिस जिन जिन फरीकैन को दिए गए थे वो सारे पेश हुए थे। इसकी तफसीलात हमें मिली हैं जो आपने कुछ तो बयान कर दी है और कुछ जो है मैं इसको आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो लास्ट ट्रिब्यूनल में एक मैटर आया था उसमें वाजे हो चुकी थी चीज के जो मुकेश कुमार चावला ने अपने लास्ट इलेक्शन के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे 2008 वाले वो सारे खोज थे। ये तो वाजे हो चुका था फैसला, मगर उस पर डिसीजन इसलिए नहीं आ सका क्योंकि आपने ये एक वजाहत की है कि कंप्लेनर एक वाजे नहीं था, जिसकी वजह से जो है कुछ नहीं हो सका। मगर इस मरतबा ये केस डायरेक्ट हाईकोर्ट में आया है और एक जिम्मेदार बंदे की जानिब से पेश किया गया है। कहा जा रहा है कि ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और खुद एक जिम्मेदारी के साथ जो है इन्होंने एक पिटीशन दायर की है। अब्दुल करीम का जो मौक़िफ़ है वो भी पुराना है और कि जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बना के मुकेश कुमार चावला ने अपना जो मरात हासिल किए हैं या जो फायदे हासिल किए हैं और जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाने की जो इन्होंने एक कानूनन एक जुर्म किया है, इस पर कोई डिसीजन आना चाहिए। क्योंकि पहले भी एक डिसीजन तो नहीं आया, मगर इसकी जो ट्रिब्यूनल में कार्रवाई हुई, हाई कोर्ट में कार्रवाई हुई, वो सारे पेपर्स इनके पास मौजूद है, शवाहिद की बुनियाद पर वो सारे इन्होंने पेश किए। अच्छा, इनका मौक़िफ़ एक ये भी है कि इन्होंने वजाहत से एक बयान किया कि बंसारी और मुकेश कुमार चावला जो है वो दोनों मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के रहायशी हैं और दोनों की वाज़े जो है उम्रों में भी फर्क है। वो 74 की पैदाइश है मुकेश कुमार चावला और बंसारी 1980 की पैदाइश है। बंसारी 1980 की पैदाइश है और बंसारी की टोटल तालीम वो डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में और हैदराबाद में बताई जा रही है, जबकि इनकी कोई भी खुद मुकेश कुमार चावला की जो ओरिजिनल डिग्री है वो कहीं भी जाहिर नहीं हो रही कि उन्होंने कोई जेकमाबाद या खैरपुर में इन्होंने तालीम हासिल की। और दूसरा जो इसमें खास तौर पे पहलू नजर आ रहा है उसमें बोर्ड की जो बयानात हैं कंट्रोलर के, वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन वाले और खास तौर पे जो यूनिवर्सिटी बोर्ड के जो कंट्रोलर हैं, दोनों के बयानात जो लास्ट टाइम ट्रिब्यूनल में उन्होंने दिए कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक फोर्स तरीके के, एक टेक्निकल तरीके। बिल्कुल, और ये भी कहा गया कि मुकेश कुमार चावला के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डुप्लीकेट हैं, जो कि एक यानी चेंज की दरख्वास्त देकर उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हासिल किए गए हैं, वो असनाद हासिल की गई हैं। यानी ये जो डॉक्यूमेंट्स मुकेश कुमार चावला के पास हैं ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये तमाम डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स हैं। ये इस पे सबसे बड़ी बात है कि इस पे ये सारे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे पास जो इस वक्त शवाहिद उसने पेश किए थे अब्दुल करीम सोलंकी ने, उसमें बंसारी के भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है और इसके भी बिल्कुल सेम डॉक्यूमेंट्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक तरीका इस्तेमाल किया कि जिस तरह किसी शख्स के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल मिसप्लेस हो जाते हैं तो सबसे पहले वो एफआईआर कटवाता है या किसी अपना अखबार या न्यूज़पेपर में जो भी ज़राइर होते हैं उन पर अपनी जो है एक तस्दीक के लिए एक बयानात जारी कर देता है। इन्होंने भी इसी तरह एक तरीक़ेकार अपनाया और ये पहले सेकेंडरी बोर्ड में गए, इंटरमीडिएट और मेट्रिकुलेशन बोर्ड में गए हैदराबाद, और वहां पर इन्होंने जाके दरखास्त दी। जबकि वहां एक और चीज इसमें भी एक आपको बताते चले कि जो इन्होंने दरखास्त दी है और जो चीजें इन्होंने एक निजी पेपर को इस्तेमाल करते हुए वहां तक पहुंचे, एक एफआईआर की कॉपी भी लेकर गए कि हमारे डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हुए ठट्टा से सिजावल ट्रेवल करते हुए, वहां भी बताया जा रहा है कि उन जो एनरोलमेंट दरखास्त दी जाती है और जो इनवर्ड और आउटवर्ड एक रजिस्टर होता है उसके अंदर कंट्रोलर के पास कोई इंदराज नहीं उन डॉक्यूमेंट्स का, उस दरखास्तों का।
वो दरखास्तें भी वसूल नहीं की गई और एक जालसाजी के अंदाज से एक शो की गई कि ये दरखास्त हमने दी, उसके बुनियाद पर हमें नए डॉक्यूमेंट्स बने। फिर उसके बाद उन्होंने एक और दरखास्त दायर की है चेंज ऑफ कास्ट की। वो बंसारी हैं और ये चावला है और इनका कहना है कि मेरी डॉक्यूमेंट्स में जो है वो गलती से बंसारी लिख गया था। सबसे पहले इन्होंने मैट्रिक के डॉक्यूमेंट चेंज करवाए, फिर इंटर के, उसके बाद एक लेटर वहां से इशू करवाया। उसका भी आउटवर्ड नंबर बोर्ड के अंदर मौजूद नहीं और वो लेटर यूनिवर्सिटी लेकर गए कंट्रोलर के पास, वहां पर भी उसका इंदराज कोई नहीं करवाया गया। उसके बाद वहां से भी एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट हासिल करके 2008 वाले इलेक्शन में जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सबमिट किया। जी जीएम गोपांग, ये बताइएगा कि जब ये वाजिब फैसला मौजूद था सिंध हाई कोर्ट का, जो कि इलेक्शन अपील नंबर 62/2007 है, और उसमें ये मैटर रेफर भी किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई करने से गुरेजा क्यों है? क्या वजह है इसकी? बात यह है कि उस वक्त देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अब तो ये सादिक और अमीन भी नहीं रहे ना। अगर इन्होंने कोर्ट में ये एक चीज नहीं प्रूफ कर सके हैं और अगर जाली डिग्री है, तो एक तरफ तो ये होता है कि कोई इंसान अपनी खुद की जाली डिग्री बना लेता है, एक ये है कि कोर्ट में हल्फिया कोई गलत बयान देना या गलत बयानी करना, तो यानी अब ये सच्चे और अमानतदार तो नहीं रहे ना किसी भी सूरत। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये इस वक्त सादिक और अमीन नहीं रहे और ये 2008 वाली जो असेंबली थी जिसके लिए मुशर्रफ दौर में ये कहा गया था कि ये ग्रेजुएट असेंबली होगी, इसमें कोई भी अनपढ़ या जो ग्रेजुएशन से नीचे तालीम जिसकी होगी वो नहीं आ सकेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जो उस वक्त आपको पता होगा एक हुल्लड़बाजी थी, मुख्तलिफ जमायतों के अंदर जो है ऐसे लोग नजर आ गए थे और उनको जो है असेंबली से बर्खास्त किया गया था, मगर ये खुशकिस्मती से उस असेंबली में कायम रहे और उसके बाद असल मामला जो है जो नजर आ रहा है, आप पहले भी बयान कर चुके हैं कि इसका प्रॉपर कोई कंप्लेनर नहीं था इसको जो लेकर चलने वाला। नहीं, वो प्रॉब्लम ये थी कि या तो कंप्लेनेंट मुकेश कुमार बंसारी खुद होते, यानी वो अपीलांट होते, या इनके खिलाफ कंटेस्ट करने वाला इनका ओपोनेंट जो है ना, यानी जो ना जीत सका होता इस सीट के ऊपर, वो अगर अपीलांट होता तब भी ये अपील मेंटेनेबल होती। इसमें मेंटेनेबिलिटी इशू था कि चूंकि जो अपीलांट है वो ना तो वो वाला विक्टिम है जिसकी के डिग्री इस्तेमाल की जा रही है, ना मुकेश कुमार चावला की वजह से उसकी सीट गई है। इस वजह से एक तो ये वजह थी, दूसरी ये वजह थी कि शो कॉज नोटिस, यानी इज़हार वजूह का नोटिस नहीं दिया गया था मुकेश कुमार चावला को इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से, इसलिए भी ये मेंटेनेबल नहीं थी अपील। जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। उस वक्त इसमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसको हैंडल किया जा सकता था अगर कंप्लेनर कोई मुस्तकिल बुनियाद पर होता, या खासतौर पे खुद मुकेश कुमार। यहाँ पे जीएम गोपांग आपको ये भी बताते चले कि डॉक्टर मोहम्मद फरोग नसीम ने ये केस हैंडल किया था, हालांकि यानी अपीलांट की तरफ से जो वकील थे वो बैरिस्टर फरोग नसीम थे। जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी मुख्तसरन इसकी आपको उस वक्त की हिस्ट्री बताना चाहूँ कि मुकेश कुमार चावला से बयानबाजी और मुख्तलिफ जो है अपना मीडिया के थ्रू जो है उनकी एक वजाहत सामने आ गई थी कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्होंने दावा भी किया था, मगर वो खुद मंजर आम पर नहीं आए एज ए कंप्लेनर, या वो खुद जो है पेश नहीं हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में या अपना हाई कोर्ट में। उसकी वजह से चूंकि एक यूज जो है ना केसेस जो ट्रिब्यूनल के पास उस वक्त भी थे और बहुत सारा एक मारधार की कैफियत थी, मुख्तलिफ सियासी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ वहां पेश हो चुकी थी, शायद उसकी वजह से मुकेश चावला का जो केस है वो एक दब गया हो। और ये भी सुनने में आया था उस दौरान की मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर आप मीडिया के उस वक्त के जराये को आप थोड़ा सा आप खंगालेंगे, आप अपनी यादाश्त आपको भी याद होगा कि मुकेश कुमार चावला के बयान आने के बाद वो बंसारी के बाद मुकेश कुमार बंसारी के बयानात आने के बाद वो अचानक चुप हो गए और यहाँ तक कहा जा रहा है कि उनको या तो कोई प्रेशर दिया गया था या फिर जो उनको कुछ मराद की लालचें थी जिसकी वजह से वो एक साइड हो गए। मगर इस वक्त एक केस जो है वो पूरा एक सीटी की सूरत में जो है हाई कोर्ट में पेश हो चुका है, अब ये वापस नहीं जा सकता और इसमें प्रॉपर एक कंप्लेन दाखिल हो चुकी है। अब समाज नोटिस भी जारी हो चुके हैं, खासतौर पर। देखिए, अब तो केस की नवैयत मुख्तलिफ है, अब जाली डिग्री या असली डिग्री का मामला नहीं है, अब तो सादिक और अमीन होने का मामला है और अब तो नाअहली का मामला है कि यानी अगर मुकेश कुमार चावला सादिक और अमीन नहीं है, उन्होंने अदालत में अपनी डिग्री के हवाले से झूठ बोला है,
तो फिर जाहिर सी बात है उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इस पब्लिक सीट पर बराजमान रहे। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी एम गोपांग, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर हम नजर डालते हैं मजीद इस हेडलाइन पे, तो वहीद शेख साहब हैं जो कि इस वक्त से मालिक बने हुए हैं महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में, और आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो है वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट कराची और हैदराबाद के बैक वक्त जो है वो बादशाह बने हुए हैं, और उसके साथ साथ 5 चार्ज वही शेख साहब के पास हैं। और आप नाम से अगर जान सकें तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सिंध की एक बहुत बासर शख्सियत हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, बरादर निस्बती भी हैं, जिसकी वजह से उनको हमेशा बहुत से ओहदों से नवाजा जाता है। तो बहरहाल ये भी है। और फिर कराची में जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि शराब खानों का जो कारोबार है वो उरूज पे है, और अगर कोई शख्स अक़लियत से ताल्लुक़ रखता है, वो चाहे इस दुनिया में हो या ना हो, लेकिन उसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके मुसलमानों को जो है ना वहाँ से शराब की फ़रोख्त की जाती है। बहरहाल इस पर मज़ीद बात करेंगे। यहाँ एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कराची में शराब खानों के हवाले से, जो अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले मुर्दा लोगों के नाम पे जो शनाख्ती कार्ड्स मौजूद हैं, वो शनाख्ती कार्ड और परमिट इस्तेमाल करते हुए ये जो शराब है ये फ़रोख्त की जा रही है मुसलमानों को, बच्चों को। यानी जो शख्स जिसके जेब में पैसे हों वो जाए और वो ये हासिल कर सकता है बासानी। कोई क़तन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, ना पुलिस की जानिब से कोई रुकावट है, ना एक्साइज़ वालों की जानिब से कोई रुकावट है। मतलब ये कारोबार इस तरह कराची में उरूज पर है कि आप जिस गली चले जाएं, ख़ास तौर पे साउथ के इलाके में जिस कदर शराब खाने मौजूद हैं, आप डिफेंस या क्लिफ्टन की बहुत सी मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ छोटी छोटी जगहों पे बहुत कम मुसाफत के फासले पे ये शराब खाने मौजूद हैं। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे, हमारे नुमाइंदे समीर कुरैशी ने अभी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करना चाहेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। समीर, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। समीर कुरैशी, क्या कहेंगे, कराची में अब अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले मुर्दा लोगों के नाम पे भी परमिट हासिल किए जा रहे हैं और शराब की फ़रोख्त जारी है? जी देखें, ये अगर माजी में अगर देखा जाए तो शराब के स्टोर जितने भी होते थे शहर के अंदर, उनको परमिट के ऊपर शराब फरोख्त करने की इजाजत थी। यानी जो अक़लियती जो लोग हैं वो परमिट हासिल करते थे और उसके ऊपर शराब फरोख्त यानी उस पर शराब वो खरीद सकते थे। लेकिन साबिक़ का दौर जो था, परवेज़ मुशर्रफ का दौर जो था, उसमें ये परमिट्स की पाबंदी खत्म कर दी गई थी। उसके बाद जो कहा कि अक़लियत का जो भी बंदा है, जो जिसका शनाख्ती कार्ड जैसे हिंदू का है या ईसाई का है, वो शराब जो है वो खरीद सकते थे। अच्छा, उसके बाद ये आप ये देखेंगे, शहर का अलमिया ये है कि 90% इन शराब के स्टोर से जितने भी जो खरीदार हैं वो मुस्लिम्स हैं। तो अब इस मुस्लिम्स का कोटा कैसे पूरा करेंगे? वो इसी तरीके से पूरा कर रहे हैं कि सिंध भर के जितने भी जो मर चुके हैं हिंदू और जो भी मुर्दा लोग हैं, उनके या सादा लोग अफराद हैं, उनको पता भी नहीं होता, उनकी शनाख्ती कार्ड की कॉपियां यहाँ लगी हुई हैं। अगर वो चेक करें तो उनको नजर आ जाएगा कि उनकी शनाख्ती कार्ड की कॉपियां वहाँ लगी हुई हैं। और तमाम कराची समेत सिंध भर के शराब के स्टोरों से वहाँ से इनको शराब आराम से मिल रही है। अगर देखा जाए तो अगर जितने भी ये मुस्लिम्स को शराब फरोख्त करने हैं उनकी ये एंट्री करते हैं, क्योंकि ये रूल है कि एंट्री करके जो है सबको शराब दी जाए। तो ETOs हैं, जब वो उस एंट्री के ऊपर साइन करते हैं कि हाँ बिल्कुल सही शराब दी गई है। लेकिन जितने भी ETOs हैं, जैसे कि ईस्ट के कलीमुल्ला वसान है, सेंट्रल के दाऊद कुलाची हैं, अगर मलिर का देखा जाए तो कश्मीर जरदारी हैं, उसके अलावा बदल बलोच है कोरंगी के, और इसके अलावा अगर देखा जाए साउथ के करीमदार अब्बासी हैं। इस तरीके से जितने भी हैं ये मुबैना भारी रिश्वत वसूल करते हैं और उसके बाद वहाँ पे जाके और उनके रजिस्टर पे साइन कर देते हैं कि इन्होंने शराब फरोख्त की है। अच्छा समीर, वैसे मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगा कि अक़लियतें जो है ना, उनमें से भी किसी मजहब में शराब पीना जायज़ नहीं है, क्योंकि जब ये केस चला था तो जब मुख्तलिफ मज़ाहिब से उनके जो आलिम थे उन लोगों को बुलाया गया था
तो ख़ास तौर पे उन तमाम मजहबी माहिरीन ने ये कहा था कि जी हमारे किसी मज़हब में भी शराब पीना जायज़ नहीं है, इसलिए पाबंदी भी लग चुकी है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा समीर कुरैशी के ये जो मुकेश कुमार चावला साहब के एक लाडले अफसर हैं वहीद शेख साहब, इस हवाले से भी हम बात करना चाहेंगे। सुनने में यह आया है कि इनके पास इस वक्त बैक वक्त 5 चार्ज मौजूद हैं। ये कराची और हैदराबाद के मोटर व्हीकल टैक्स के भी इंचार्ज हैं, एडमिन के मामलात भी यही देख रहे हैं, और मुख्तलिफ उमूर जो हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन से मुताल्लिक वो तमाम ये देख रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये सिंध की एक बहुत बाअसर सियासी शख्सियत के रिश्तेदार भी लगते हैं। जी देखें, बिल्कुल ये जितने भी ईटीओज हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, इन ईटीओज की पोस्टिंग जितनी भी है वो वहीद शेख की जिम्मेदारी। और ईटीओज का अब लगने का मैं आपको तरीकेकार बताऊं कि ये ईटीओज जितने भी लगते हैं, जो कि स्पेशल मैं आपको नार्कोटिक्स की बात कर रहा हूं जिनके अंडर में शराब के स्टोर्स हैं, ये ईटीओज लगेंगे तकरीबन मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपया ये रिश्वत देते हैं। उसके अलावा इन ईटीओज की जितनी आमदनी होगी उसका 70% ऊपर देंगे, और 70% के साथ साथ जो वहीद शेख जो हैं ये इनको कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। वहीद शेख की जिम्मेदारी है कि तमाम ईटीओज लगाना, एमआर के अफसरान लगाना, यानी आप समझेंगे इतने इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर घरों पे बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद 3 काउंटर्स जो हैं उन्होंने एमआर के अंदर एक अफसर को दिए हुए हैं, यानी एक ही अफसर 3 काउंटर्स चला रहा है। और जितनी भी उनको हम अपनी जबान में पैदागिरी कहते हैं जिसको, वो लेकर उनको दे रहा है। यहाँ शराब के स्टोरों की बात चल, अंदाजा क्या है आपका समीर कुरैशी? मुझे बताइएगा कि एक ईटीओ की, चाहे वो मोटर रजिस्ट्रेशन विंग हो या वो नारकोटिक्स हो, एंटी नारकोटिक्स हो, क्या आमदनी होती है अंदाजन मुबैना तौर पे? ये जो ऊपर की आमदनी होती है ये कितनी होती है एक ईटीओ की? देखिए, एक ईटीओ जितना भी कमा ले तो कम से कम 40 से 50 लाख उसकी आमदनी होती है महीने की, लेकिन महीने की बिल्कुल 70 लाख रुपए आमदनी होती है, लेकिन 70% वो जो है वो ऊपर देने का पाबंद है, जो कि मुबैना तौर पर मुकेश कुमार चावला के पास पहुंचता है, जो वहीद शेख के थ्रू जाता है। ये वहीद शेख की जो डिप्टी डायरेक्टर जो एमआर बैठे हैं, यही तमाम चीजों को ये कवर करते हैं और यही जो है तमाम को पाबंद करते हैं, यही ईटीओ की पोस्टिंग करते हैं। अब मैं आपको कोरंगी की एक मिसाल दूं कि कोरंगी के अंदर बदल बलोच जो बैठे हुए हैं, उनको कुछ चीज की समझ बूझ नहीं है, वो बदल बलोच ईटीओ कंफर्म भी नहीं है, लेकिन उनको उन्होंने लगवा दिया है। और तमाम जो है वो यानी कि 70 से 80% या 60% वो ऊपर अदा करेंगे, और उसके बाद जो है वो ईटीओ उनको लगा दिया गया, जबकि कई ईटीओ घर पे बैठे हुए हैं। डिप्टी डायरेक्टर 3 काउंटर्स उन्होंने इंस्पेक्टर्स को दे दिए गए हैं, लेकिन ये कि एमआर कोई भी है, लाखों करोड़ों रुपया जो है इस तरीके से रिश्वत की मद में वसूल किया जाता है, जो कि नीचे से होता हुआ वहीद शेख के पास। वहीद शेख जो है मेन मोहरा है, जो कि एक्साइज मिनिस्टर और उनके बीच के अंदर मुबैना। समीर, ये भी बताइएगा कि मोटर रजिस्ट्रेशन विंग जो है उसमें भी और एंटी नारकोटिक्स में भी, मतलब खास तौर पे टैक्सेस की मद में बड़े पैसे जो हैं वो हड़प किए जाते हैं, खास तौर पे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का मामला हो, टैक्सेस का मामला हो, मोटर व्हीकल टैक्सेस हो, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये बड़े पैमाने पे बदउनवानी है। अगर आप देखें तो नंबर प्लेट अब तक जारी नहीं की गई, जो कि करोड़ों रुपए उस मद में वसूल किए गए हैं। उसके बाद स्मार्ट कार्ड बनाने का कहा गया, उसमें भी करोड़ों रुपए वसूल किए गए, लेकिन अब तक ये भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका है। तमाम तर काविशें करने और करोड़ों रुपया लगा दिया गया इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और करोड़ों रुपया वसूल कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी वसूल नहीं किया गया अब तक। अच्छा, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि कराची के सिविक सेंटर में जहां मोटर रजिस्ट्रेशन विंग है, वहां पे इतने एजेंट्स मौजूद होते हैं, और जो पैसे मोटर रजिस्ट्रेशन के लिए या मोटर व्हीकल टैक्स के लिए लिए जाते हैं, पर्ची उतने की नहीं मिलती है कभी भी। अगर एक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं तो मुश्किल से 50,000 की रिसीट्स होती हैं, और बाकी पैसे ऊपर की आमदनी की मद में लिए जाते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन ये कि अच्छा, एक मैं आपको ये भी बात बताता चलूं कि एक ग्रुप बना हुआ है, जो कि अगर आप शराब के स्टोरों से इसको कंसर्न करेंगे तो आपको ये चेन बनती हुई नजर आएगी। शराब के स्टोरों के अंदर जो किशन चंद है, मामा केशु जिसको कहते हैं, उनका बेटा लक्ष्मण है, सनी सेठ है,
और उसके अलावा अगर देखा जाए तो इंदर महाराज है, उसके बाद मुकेश कुमार चावला के भी स्टोर्स हैं और इन सब के स्टोर्स हैं। इनकी एक चेन बनी हुई, ये अपने जो मंजूर नजर मनपसंद जिसको ईटीओस कहा जाता है उनको ये तैनात करवाते हैं, एमान में भी, नारकोटिक्स में भी, उसके अलावा टैक्सेस में भी, ये तमाम ये इनको तैनात करवाते हैं और तैनात करवाने के बाद जो है इससे परसेंटेज तय होती है और परसेंटेज तय होने के बाद ये करते हैं। इनका ये टोटल जो लोग हैं ये जिम्मेदार है, जो कि ठेकेदार हैं इसके, और जो सूबाई मिनिस्टर जो हैं वो मुबैना तौर पर इन सब से जो है वसूलियां करके फिर आगे कहाँ देते हैं और किस तरह देते हैं, कोई तरीकेकार वजह नहीं है, कोई नहीं है। आवाम जाती है, परेशान रहती है और परेशानी की हालत में रहती है। जी, बहुत शुक्रिया समीर, आपने में ज्वाइन किया और हमसे ये गुफ्तगू करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं कराची के इलाके डिफेंस में 2 बच्चों की हलाकत का मामला, जिसमें एरिज़ोना ग्रिल मंकी में मुबैना तौर पर मुदरसेहत खाना खाने से 2 बच्चों की हलाकत हुई और इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। अब तहकीकाती अफसर जो हैं उन्होंने आवाम से अपील कर दी है कि वो लोग ये बताएं कि जिनका ये एक्सपीरियंस रहा है कि वो एरिज़ोना ग्रिल रेस्टोरेंट में या फिर चंकी मंकी गए हैं तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कभी उन्हें ख़राब खाना खाने को मिला है। बड़ी अजीब सी बात ये नज़र आती है कि पुलिस खुद तफ्तीश करने से कासिर है और वो अब आवाम की मदद मांग रहे हैं। अब यानी अब उनको लोग जाके बताएंगे कि किस तरीके का खाना उन्होंने खाया। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जो शेफ़ थे, जो वेटर्स थे, जो इस रेस्टोरेंट के मालिकान हैं, उनसे पूछगछ नहीं की जा रही या उनसे जो तफ्तीश का दायरा कार है उसको इस तरह वसी किया गया है कि अब आम लोगों से इस हवाले से राय मांग ली गई है। एक नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि हमारे ज़राए ये कहते हैं कि SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह के अपने रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं साउथ में, जो कि डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाके में हैं, जिसमें से कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ खुलेआम शीशा भी चलता है, जो कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात भी ऑर्डर की जाती हैं, जो रात में 12 बजे के बाद कोई 3 या 4 बजे तक खुले रहते हैं। डिफेंस के जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान नस्ल है, वो इन रेस्टोरेंट्स और इन कैफ़ेज़ में मौजूद होती है। कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए कि रोक टोक करने वाले अफसर के जब खुद रेस्टोरेंट्स होंगे या वो खुद इन रेस्टोरेंट्स में पार्टनर होंगे तो आप समझ सकते हैं कि ना तो इन रेस्टोरेंट्स पे कोई रोक टोक होगी और ना ही इस जैसे और रेस्टोरेंट्स या फिर एरिज़ोना ग्रिल का मामला लिया जाए या इस कंपनी के मज़ीद रेस्टोरेंट्स का मामला लिया जाए। तो फिर ये तफ्तीश कैसे हो सकती है जब SSP साउथ के हमारे ज़राए के मुताबिक और हमारी इत्तलात के मुताबिक उनके अपने रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। माजी में भी ऐसे ही होता रहा है कि बहुत से पुलिस अफसरान की फैमिलीज़ के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स कराची में मौजूद हैं और चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, अब देखना यही होगा कि वक्त के साथ जब इस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लैब रिपोर्ट्स आती हैं तो फिर ये तफ्तीशी मामला कहाँ जाके रुकता है। बहरहाल बढ़ते हैं अपने आज की अगली स्टोरी की जानिब, जो कि कराची में कस्टम इंटेलिजेंस के हवाले से कस्टम के अफराद ने एक इंटेलिजेंस जाली मुबैना तौर पे एक इंटेलिजेंस टीम बना और इस इंटेलिजेंस टीम के जो अहलकार हैं, जो जाली अहलकार हैं, वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैला दिए हैं और इसी हवाले से ये फोर्स बना के मुख्तलिफ लोगों को हिरासा किया जाता है और जब इस फोर्स के जो अहम कारिंदे हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो फिर कस्टम के आला अफसरान मैदान में आ गए। उन कारिंदों को बचाया गया क्योंकि अगर वो कारिंदे अरेस्ट हो जाते, गिरफ्तार हो जाते तो फिर शायद कस्टम के बहुत आला अफसरान के नाम भी मंजर आम पर आते। इसी हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार पीरज़ादा मौजूद हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जुल्फ़िकार पीरज़ादा, क्या कहेंगे इस हवाले से? कराची में कस्टम इंटेलिजेंस की एक जाली इंटेलिजेंस टीम काम कर रही है जिसके कारिंदे फैला दिए गए हैं पूरे शहर में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए डॉक्टर, ये सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जब से ये पहले से काम हो रहा था, मगर अब जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से थालिया, गुटखा और दीगर चीजों पर जब पाबंदी लगाई गई तो ये कस्टम गिरफ्त के नाम पर एक जाली फोर्स वजूद में आई है और ये फोर्स न सिर्फ आई है बल्कि इतनी ताकतवर फोर्स है कि पूरे शहर के अंदर ये ताजिरों को भी ब्लैकमेल कर रही है, साथ साथ गोदामों पे भी छापे मार रही है और हमने मेट्रो न्यूज ने वो कस्टम इंटेलिजेंस के इन जाली एहलकारों के वकार्ड्स की कॉपी भी हासिल की है, उनकी तस्वीर भी हासिल की है। इसके अंदर एक सफेद शहजाद जो कि कस्टम FBR का मुलाजिम है, मगर वो इंटेलिजेंस का एहलकार नहीं है, मगर उसने अपना इंटेलिजेंस का जाली कार्ड बनाया हुआ है और वो तमाम मतलब कि कस्टम के आला तरीन अफसरान की आशीर्वाद के ऊपर वो पूरे शहर के अंदर चालिया स्मगलिंग है या दीगर जो ममनुआ अशिया है
इस पर स्मगलिंग के अंदर भरपूर तरीके से ये लोग ना सिर्फ काम कर रहे हैं, बल्कि इसे हम बोले तो करोड़ों रुपए की ये हेरफेर रोजाना की बुनियाद पर की जा रही है। क्या कहते हैं कि इसके पीछे कौन से ऐसे अफसरान हैं जो मैदान में उतरे हैं और उन्होंने कोशिश की कि ये शहजाद और मुख्तलिफ लोग जो कि इस जुनेद मेमन जो कि इस जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो रहा था वो गिरफ्तार ना हो सके, और क्योंकि अगर वो गिरफ्तार होते तो फिर तफ्तीश होती और वो नाम लेते तो फिर कस्टम के आला अफसरान के नाम भी मंजर आम पे आते। देखिए बिल्कुल ये FIR कस्टम एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से उस वक्त दर्ज की गई जब एक गुड्स कंपनी के मालिक को स्मगलिंग का माल लाने के ऊपर गिरफ्तार किया गया, दाऊद को। उसके बाद ये तमाम कस्टम इंटेलिजेंस के जो पूरे शहर में बदमाशी करते फिरते हैं ये लोग कस्टम हाउस पहुंचे हैं। वहां पर भी इन्होंने कस्टम के अफसरान जो एंटी स्मगलिंग के ओरिजिनल अफसरान हैं उनके साथ मुजाहमत की, जिस पर इस ग्रुप का एक इंचार्ज है महमूदुल हसन, उसको तो उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। मगर फिर कस्टम के आला तरीन अफसरान ने जो है वो मुदाखलत की जिसकी वजह से एक और दो मुलजमान जुनेद और शहजाद ये मौके से भागे हैं। ये कस्टम एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने अपने तहत काम पूरा किया, FIR दर्ज की। अच्छा, ये FIR दर्ज हो चुकी है, ये मौजूद है रिकॉर्ड में FIR? जी बिल्कुल, FIR रिकॉर्ड में मौजूद है। कस्टम एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की FIR दर्ज है इन लोगों के खिलाफ, मगर उसके बावजूद भी इन मुलजिमान को जराए का कहना यह है कि इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा कि कस्टम के आला तरीन अफसरान की इन लोगों को मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है, तो जिसकी वजह से ये लोग धड़ल्ले के साथ इस पूरे शहर के अंदर जो आपको ममनुआ अशिया मिल रही है वो सिर्फ इन्हीं की सपोर्ट की वजह से मिल रही है। ये जो ममनुआ अशिया जो आती हैं, आप क्या समझते हैं इस पे कितनी, तकरीबन एक कंटेनर पे कितनी रिश्वत ली जाती होगी इसे क्लियर कराने के लिए? का हिसाब किताब है, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ टाइमिंग में, हर जगह पर अलग रेट है। वेस्ट साहब का अलग रेट है और कोर्ट कासिम का अलग रेट है। इस तरह से मुख्तलिफ कोर्टों पे जहाँ ये चीजें उतरती हैं, पानी के जहाजों के अलावा जमीनी रास्तों से भी ये माल आ रहा है, तो वहां पर भी इनके अलग अलग नुमाइंदे इनके मौजूद हैं जो कस्टम के लोग काम कर रहे हैं। उनके साथ ये प्राइवेट लोग हैं और इंटेलिजेंस का अपने आप को जाहिर करके ना सिर्फ तोड़ बट्टा करते हैं बल्कि डरा धमका कर मुंह मांगी रकमें भी वसूल अभी भी की जा रही हैं और आगे भी की जाती रहेंगी, जिसमें कस्टम के आला तरीन अफसरान को बराबर का हिस्सा दिया जाता है। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो जो खालिद बिन वलीद रोड के नूरानी कबाब हाउस की स्टोरी है वो आपके सामने रिवील करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। और अब हम बात करने जा रहे हैं कराची के इलाके खालिद बिन वलीद रोड की, जहाँ वाक़ई एक कबाब हाउस, नूरानी कबाब हाउस को सील किया गया। और ये सील किया गया वाटर कमीशन के अहकामात पर, अदालती हुक्म था, इसे सील कर दिया गया। उसके बाद कुछ बासर अफराद के टेलीफोन या फ़ोन कॉल्स पहुँची SPCA यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG के पास, और फिर ये प्रेशर इतना बढ़ा कि वो दबाव बर्दाश्त ना कर सके और उसके डीसील करने के ऑर्डर्स निकाले गए। ये कहा जा रहा है कि शायद ये डीसील करने के ऑर्डर्स ये कह के लिए गए थे कि वहाँ जो खाना मौजूद है या जो चीज़ें मौजूद हैं, अब वो जैसा भी था, जो भी था, उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करना था। लेकिन उसके बाद रेस्टोरेंट खुलते ही रेस्टोरेंट पे सेल भी शुरू हो गई, जो वहाँ खाम माल मौजूद था उसको बेचा जाने लगा। और मेट्रो वन न्यूज़ ने इस खबर की निशानदेही की, इस खबर को हाईलाइट किया कि खालिद बिन वलीद रोड पे ये सील होने वाला नूरानी कबाब हाउस दोबारा डीसील कर दिया गया है। इस खबर पे एक्शन हुआ, अदालत की जानिब से दोबारा अहकाम जारी होते हैं और फिर आज इस नूरानी कबाब हाउस को या कल शब इसको दोबारा सील कर दिया गया, सर्वमोहर कर दिया गया। इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसल तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने नुमाइंदे फैसल तरीन से रब्ता कायम कर रहे हैं जो हमें इस हवाले से ब्रीफ करेंगे कि खालिद बिन वलीद रोड पे वाक़ई नूरानी कबाब हाउस क्या स्टोरी थी, ये जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है इन तजावुज़ात की जानिब से, इसके अलावा वाटर कमीशन की रिपोर्ट पे जिन तकरीबन 75 के करीब ऐसे रिहायशी प्लॉट्स हैं जिनको कि कमर्शियल एक्टिविटी में इस्तेमाल किया जा रहा था, जिनमें से एक ये नूरानी कबाब हाउस भी था। इसके अलावा मुख्तलिफ गाड़ियों के शोरूम हैं, कुछ और तजारती मराकज़ ऐसे हैं, कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जो कि हैं तो रिहायशी प्लॉट, ये बंगले थे और फिर इन्हें चेंज करके इन्हें एक कारोबारी मरकज़ की शक्ल दे के अपना कारोबार चलाया जा रहा था। इनका कमर्शलाइजेशन अभी नहीं हुआ था। और ख़ास बात यह है कि डीसी की जानिब से, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से
ये यकीन दहानी कराई गई कि इसको बहुत जल्द इस नूरानी कबाब हाउस को कमर्शलाइज करा लिया जाएगा। हैरत की बात यह है कि डीसी जो कि एक पब्लिक सर्वेंट है, वो एक प्राइवेट तजारती मरकज़ की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है कि जी हम इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि बहुत जल्द इस प्लॉट को कमर्शलाइज करा लिया जाएगा, इसलिए ये जगह नूरानी कबाब हाउस खोलने की इजाज़त दे दी जाए। तो इसको जो कि DGSBCA यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल की जानिब से ये नूरानी कबाब हाउस सील किया गया था, इसे दोबारा से डीसील किया गया और कल ही शब जब दोबारा ऑर्डर्स आए तो फिर इसे सील कर दिया गया। इसी तरह और भी बहुत से मराकज़ हैं या ऐसी बहुत सी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। जो चीज़ें मस्मार की जाती हैं वो दोबारा तामीर कर ली जाती हैं, जो चीज़ें सील की जाती हैं, जो जगहें सील की जाती हैं, वो भी दोबारा से उनके खोल को उनको डीसील कर लिया जाता है। अच्छा, और हमारे पास अब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है फैसल तरीन, हमारे नुमाइंदे, और इनसे हम बात करना चाहेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। फैसल, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा राब्ता फैसल तरीन से कायम हो जाए ताकि हम उनसे बात कर सकें। खालिद बिन वलीद रोड पर वाक़े ये जो नूरानी कबाब हाउस है, जिसके हवाले से कुछ मुतदाद ख़बरें आईं और इसमें यह भी हमें पता चला कि इसमें मुख्तलिफ 62 शख्सियात हैं जिनके फ़ोन कॉल्स गई डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास, और दबाव बर्दाश्त ना करते हुए उन्होंने ये नूरानी कबाब हाउस डीसील किया था। इसी हवाले से अगर हम बात करते हैं तजावुज़ात की, तो कराची में बहुत सी तजावुज़ात ऐसी मौजूद हैं जिनको या तो जानबूझकर हटाया नहीं जाता, या अगर इन तजावुज़ात को टेम्प्रेरी तौर पे हटा भी दिया जाता है तो फिर रातों रात पर तजावुज़ात दोबारा कायम कर ली जाती हैं। अगर मेरे साथ फैसल तरीन मौजूद है, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है मुझ तक? जी फैसल, ये बताइएगा क्या माजरा है कराची के इलाके खालिद बिन वलीद रोड पे वाक़े नूरानी कबाब हाउस को पहले सील किया गया, फिर डीसील किया गया और अब फिर दोबारा सील कर दिया गया है? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी नॉलेज में होगा कि मेट्रो वन न्यूज़ पर खबर नशर हुई थी जिसमें हमने बाकायदा डीसीलिंग के जो ऑर्डर्स हैं वो दिखाए थे मेट्रो वन न्यूज़ पर। इसके बाद ये देखने में आया कि जब इदारों की जानिब से प्रेशर बढ़ा तो फिर दोबारा नूरानी कबाब हाउस, जिसको कुछ रोज़ कबल सील करने के ऑर्डर्स जारी किए गए थे, उसको डीसीलिंग के बाद दोबारा उसके ऑर्डर्स जारी करवा दिए गए हैं। इतलात ये थी कि कुछ 62 जो लोग थे उनके कहने पर इसकी जो ऑर्डर्स थे उनको वापस कर दिया गया था, लेकिन हमारे मेट्रो वन न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद इसको जो है वो दोबारा सील कर दिया गया है। और हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ हमने SBCA के अफसर की जानिब से नोटिफिकेशन के बाद इसे डीसील किए जाने की खबर ब्रेक की थी, और मेट्रो वन न्यूज़ में आज ही के प्रोग्राम में कल हमने इस खबर को ब्रेक भी किया था और अपने नाज़रीन तक इसको पहुंचाया भी था। आपको ये भी बताऊं डॉक्टर साहब कि खालिद बिन वलीद रोड पर सिर्फ एक यही जो रेस्टोरेंट नहीं है नूरानी कबाब हाउस, इसके अलावा भी कुछ ऐसी दुकानें और शोरूम थे जहाँ जिनको नोटिफिकेशन दिए गए थे, और इस तरीके से नोटिफिकेशन का सिलसिला तो यहाँ पर आ रहा है। लेकिन हमने ये देखा है कि जैसे जिस तरफ से जो प्रेशर है वो ज़्यादा इदारों की तरफ जाता है, उस हवाले से फिर उसको देखते हुए फैसला किया जाता है, जिसकी ताज़ा मिसाल आपके सामने है। जी बहुत शुक्रिया फैसल तरीन, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये सिलसिला जारी है, तजावुज़ात के हवाले से मुहिम चलाई जा रही है, मुख्तलिफ बात को मुनज़्ज़म किया जा रहा है, नोटिस दिए जा रहे हैं, दुकानों के बाहर जो शेड्स मौजूद हैं जिनकी ये चौड़ाई कह लें या जिनकी हाइट 1 फीट से ज़्यादा है उनको भी हटाया जा रहा है। और अब देखना ये होगा कि ये जो रिहायशी प्लॉटों पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ जारी थी जिनको नोटिस दिए गए, उसके बाद इनको सील भी किया गया, इतने जल्दी क्या ये कमर्शलाइजेशन का अमल मुकम्मल हो सकता है? क्या कौमी ख़जाने में ये कमर्शलाइजेशन की फ़ीस जो है वो जमा होती है, या इसी तरह मुख्तलिफ 62 शख्सियात की फ़ोन कॉल्स और दबाव पर ये तमाम चीज़ें दोबारा डीसील हो जाती हैं? नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।